हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कहानी पूरी सुन। धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा गांव था। मेरे पिता गांव के मुखिया थे। मैं अपने पिता की एक लौटी संतान थी। मैं बहुत खूबसूरत थी ऐसी कि जो भी देखे हुए बस देखा ही रह जाता। बड़ी हुई तो पापा को मेरी शादी की फिक्स सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि पापा मेरी शादी बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं पापा की वजह से हमेशा जिंदगी में आगे ही बढ़ी हूँ। अभी उन्होंने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। अब वह जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक दिन पापा ने मुझे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा पापा, लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उससे बात करूं तो बातें करती ही रह जाऊं, मेरी बातें खत्म ना हो। बोले तू तो बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ा नौजवान ही तेरे लिए चुनो। मैंने कहा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं था। पापा ने मेरे लिए लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया, पर अब पापा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैंने उनके कमरे में गई तो परेशान बैठे थे। मैंने पूछा पापा क्या हुआ है, आज कल आप बहुत खामोश रहने लगे हैं। पापा बोले बेटी बस मैं एक बात पर परेशान हूँ। तुम क्या कहती हो इसके बारे में। मैंने कहा पापा आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मेरी मर्जी को मत अच्छी। मैं तो अभी नादान हूँ, आप समझदार है। आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वही सही होगा। पापा बोले कि एक लड़का तो है जो तुमसे शादी करना चाहता है बेटी, पर उसके खानदान का कुछ अता पता नहीं है और मैं तो ये भी नहीं जानता कि अभी शादी के वह मानेगा या नहीं, लेकिन लड़का हीरा है। अगर मैं कहूँगी मैंने आज तक कुछ जैसा खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा तो गलत नहीं होगा। अपनी 65 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस कादर पढ़ा लिखा हो। बिना सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उसके पास दौलत भी अपार है। पहाड़ों के बीच में उसका घर है और उसे घर में उसने बहुत सारी नौकरानियां भी राखी हुई हैं। तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी और तुम इतने खुश हो रहोगी अपने पति के घर। यह सुनकर मैं चुप हो गई थी, मगर पापा फिर से बोलने लगे बेटा मैं तो एक मामूली सा जमींदार हूँ, मगर तो इजाजत धनी है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ज्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, वरना उसे लड़के में और ऐसा कोई नक्स नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उनसे ना कर जाए। बहुत धनी है, उसके पास जमीन की भर बार है, तो उसके मुकाबला 1/3 जमीन भी नहीं रखना हूँ। वह बहुत अमीर है। पापा उसकी अमीरी और दौलत के किस सुनते तो मेरा दिल भी करता कि मैं भी उसे देखूं, पर देखते कैसे। मैंने पापा से कहा दिया कि पापा आप उसे एक बार घर तो बुलाएं, मैं भी उसे मिलो, मुझे भी पता चले कि वो लड़का किस तरह का है। पापा हंसकर बोले अरे बेटी तुम कभी घर की कर दीवारी से बाहर नहीं गई, तुम्हें क्या मालूम कि लोकगीत संगीत। मैं आकर इस लड़के के ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में पापा ने मुझे कहा था कि वह बहुत वाश में कस्बा शिकार है। पापा मुझमें पर बहुत यकीन करते थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे उसे लड़के से मिलता दे, पर पापा ने माना कर दिया। पापा के इरादे मालूम ना हो रहे थे। अगले दिन मैं उनके कमरे में गई तो बोले बेटी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि कहानी वह इस रिश्ते से मानना कर दे। मैंने कहा पापा पहले मैं आपको एक बात बता डन। मैंने पापा से झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने उसे लड़के को सपना में देखा था कि हमारी शादी हो रही है और पापा ऊपर वाले ने ये सपना मुझे इसलिए ही दिखाया है कि मैं इससे शादी कर लूँ। पापा मेरी बात पर खुश हो गए, मुझे साइन से लगाकर बोले अरे बेटी अब तो तुम्हारी शादी इससे होगी। पापा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी, क्योंकि मैं हर बार अपनी बटन को मानवाने के लिए पापा से यही कहती थी कि मैंने करने में देखा, पर पापा मेरी बात पर अंधा यकीन करते थे। उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा था, पर फिर खुशकिस्मती से कुछ फैसला ऐसे भी थे जिसमें उन्होंने मेरी मदद ली और वो सही साबित हुए। यूं पापा मुझे किसी चमत्कारी देवी की तरह समझना लगे। मैं पापा के हर फैसला पर उन्हें सलाह देती थी और बात अगर अध्यात्म पर जाए तो पापा मुझे सवाल ही नहीं करते थे। यूं कहें कि वह अपनी बेटी को चमत्कारी देवी मानते थे, पर मैं यह नहीं जानती थी कि यह चमत्कारी देवी मेरे ही गले पड़ जाएगी और मैं जो बात करूंगी वह मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। पापा ने ठीक हफ्ते के बाद उसे नौजवान को घर पर बुलाया और मुझे कहा कि तुम भी उसे देख लेना। पापा एक माँ की तरह मुझे ये सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी माँ के स्वर्गवास को 15 साल गुजर चुके थे। मेरी प्रवेश करने वाला कोई नहीं था। अपने भाई और माँ बनकर मुझे पाल था। मैं उनकी लोटी बेटी थी, इसलिए वह मेरे भी बहुत
ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि वह मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करे जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे मेरा और कभी मुझे दुख ना दे। तभी पापा ने उसे नौजवान को जब घर पर बुलाया तो मैंने उसको चुपी झुकी नज़रों से देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए हुए। वाकई बेहद हसीन मर्द है, इससे ज़्यादा हसीन चेहरा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। हालांकि गाँव के नौजवान सख्त होते थे, वो पर खूब मेहनत करते थे और दूध मक्खन खाता थे, सब कुछ खाता, पर उनमें वह बात नहीं थी जो मासूमियत, शराफत और रोग इस व्यक्ति में था। इसे देखकर मेरा दिल पागल हो गया जी। चेहरा शर्म के मंथन को तोड़कर उसके सामने जा बैठो, वे भी मेरी खूबसूरती को देखकर इसी तरह पागल हो जैसे मैं उसे देखकर हुई। पर मुझे पापा की इज्जत प्यारी थी तो मैं खामोशी रही। थोड़ी देर बाद भेजती चला नया पापा ने मुझे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने कहा पापा मुझे आपकी पसंद पर क्या इतराज हो सकता है, पर दरअसल मुझे वे लड़का शकल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर मैंने पापा के सामने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया और फिर पापा ने मेरा रिश्ता मनीष चौधरी के साथ कर दिया। मनीष चौधरी जाना पहचाना था पापा को, बाकी सब रिश्तेदार ने बहुत ज़्यादा बधाई दी, पर मनीष चौधरी के बड़े में ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो वह काफ़ी मशहूर था, उसकी जान पहचान भी काफ़ी थी। क्यों मेरी शादी मनीष चौधरी से हो गई। मैं अपने घर से विदा होकर मनीष के घरे गई। यहाँ आकर जिंदगी का एक अलग रूप मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा पति ने शादी की पहले रात थी, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरी तारीफ ये खाने लगे कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुशी दूंगा, पर इसके लिए एक शर्त है, अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी मांग भारी है, शादी नहीं की, ये जान लो। मैं मनीष की बात सुनकर हकी बक्की रह गई। क्या मतलब है, शादी हो तो गई है, हमने ही शादी तुमने मुझे की है, मैंने तुमसे नहीं की, मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मांग भारी है। आपने पति की अजीब गरीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब है कि आपने मुझे शादी नहीं की, सिर्फ मांग भारी है, परेशान हो गई थी। अच्छा फिर करना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगी। मैं अपने पति देव की बात सुनकर दुखी हो गई, सोचा कि यह सारी बातें सुबह पापा को बताऊंगी, पापा ही इस मामले का हाल निकलेंगे। मैंने सोचा था कि पापा से बात करूं, पर सुबह होते ही मेरे पति ने कहा कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह मेरे इरादे को भांप चुका था कि मैं पापा को बताने वाली हूं, इसलिए उसने मजाक कर बहन बना दिया था। अगली सुबह पापा मुझे मिलने के लिए आए, बोले कि बेटी तुम खुश तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है इस घर में। मैंने कहा नहीं पापा सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। वह क्या बेटी बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पर पूरी कर सकता हूँ, पापा ने प्यार से पूछा था। पापा कभी कभी मेरा आपसे बात करने का अगर दिल करे तो मैं आपसे कैसे बात करूंगी, मेरे पास तो आपसे बात करने का कोई जरिया ही नहीं है, तो क्या बेटी के लिए यह एक दिया लगा डन। पापा ने मजाक में कहा नहीं पापा अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, नया मोबाइल कितने का मिलता है, इतना भी महंगा नहीं होता, हम तो मोबाइल खरीद ही सकते हैं, एक मोबाइल आप लेने और एक में जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। मेरी बात सुनकर पापा तो सोच में पड़ गए और मेरा पति फ़ौरन बोल उठा अरे आपको फिक्स करने की बिल्कुल ज़रूर नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी को जब ये रहेगी आपसे मिलवाने ले आया करूँगा, फ़ोन तो पूरी चीज़ है, इससे अच्छे के घर बर्बाद कर दिए आप लोग तो इस गाँव में रहते हैं, मैं शहर की ज़िंदगी देख आया हूँ, मोबाइल फ़ोन की वजह से पति पत्नी विशेषता खराब हो जाता है। पापा मेरी बात सुनकर पहले ही परेशान थे, मेरे पति की बात सुनकर और डर गए, फिर मेरी तरफ देखकर बोले हाँ बेटी दामाद जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही तो होता है, मोबाइल रिश्ता को तबाह कर देता है, तुम्हारे पति की बात की इज्जत करता हूँ, उसने मुझे ये बात याद दिलाई, वरना बेटी तुमसे कोई इस चीज़ प्यारी नहीं है मुझे, मैं तुम्हें ले भी देता, पैसे की भी फिक्र नहीं है मुझे इतने पैसे नकद ले सकती हो, उससे अपने कपड़े बावा लेना। पापा ने मुझे इस संतुष्ट करने को कहा, पर मैं कैसे संतुष्ट होती, शक तो मुझे अपने पति पर हो रहा था जो मुझे मेरे पापा से बातचीत नहीं करने देना चाहते थे। अब पति सामने पापा को बातें भी नहीं बता सकती थी जो उसने मुझे रात को बोली थी। मैंने सोच रही थी कि पापा इसके बड़े में कुछ नहीं जानते थे, फिर मेरी शादी मेरे ही खाने पर कर दी, क्या इसका मतलब पापा खुद भी संतुष्ट खरीदे। मैंने भी तो पापा से झूठ ही बोला था कि मैंने सपना में देखा है कि हमारी शादी हो रही है। यही सोचते सोचते पापा के जान का वक्त हो गया, पापा चले गए। मेरे पति ने कहा अपना समाज पैक करो, उसकी यह बात सुनकर मैं डर गई, क्या मतलब समाज पैक करूं मैं, समाज को क्या हुआ है। मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया कि हम कुछ दोनों के लिए कहानी
कहानी जा रहे हैं। मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे? वह बोले कि मैं तुम्हें घूमने लेकर जाऊंगा। मैं फौरन खुश हो गई। मैंने तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद उसने एक बड़ी सी गाड़ी लाकर घर के बाहर खड़ी कर दी। मैं उसमें बैठी, पर मेरे पति गाड़ी चलने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। गाड़ी काफी बड़ी थी। मेरा पति मुझे इस शहर से बहुत दूर ले गया, तकरीबन 150 किलोमीटर यात्रा तो होगी, जो कि काफी ज्यादा डर के बाद डर हुई थी। फिर हम एक पुराने घर में दाखिल हो गई है। घर संगमरमर का बना हुआ था, दरोगा बना ये घर। ऐसा लगता था कि घर नहीं बल्कि जय हो। मैं ये देखकर डर भी गई थी। पुराने जमाने की तकनीक पर बना ये घर बहुत ज्यादा खूबसूरत ग रहा था, पर इससे डर भी ग रहा था। मैं उसे घर को गौर से देखने लगी। मेरा पति बोला कि तुम इस घर से रहकर परेशान बिल्कुल नहीं होगी, तो मैं एक दिक्कत होगी और वह तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि फिलहाल तुम इस घर में अकेली रहोगी। मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैंने कहा कि कितने दिन? मेरे पति ने कहा 1 साल। ये सुनते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक खौफनाक लहर दौड़ गई। 1 साल में यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मैं तो उससे भी बहुत डरती हूँ। मेरी बात पर मेरे पति हंस पड़े। तो मैं यहाँ 1 साल रहना है और फिर यहाँ तो मौत या जिंदगी? उनकी बात ने मुझे और परेशान कर दिया। मौत या जिंदगी? क्या क्या मतलब? आप मुझे मजाक मत करें। मेरे रोटी हुए मजाक ही तो कर रहा हूँ मेरी प्यारी पत्नी। ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो बात बात पर डर जाती हो। मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है। मेरे पति ने ये बात बिल्कुल सीरियस होकर कहानी थी, इसलिए मैं वाकई डर गई थी। मेरा दिल का रहा था कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो मेरा पति मुझे छुपा रहा है, पर अब यहाँ आने के बाद मेरे पास और कोई चार नहीं था। वे मुझे अंदर कमरे में ले गया। सब कमरे में साए सवेरे हुए थे। 3 कमरे थे, तीनों में बिस्तर लगे थे। मैं समझ नहीं पी कि ऐसा क्यों है, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बुरी तरह धड़क रहा था। फिर कुछ वक्त हमने साथ गुजर खाना खाया, फिर वह वापस चला गया। मुझे यहीं पर छोड़कर मैं दरवाजे को पिटी रह गई, मगर वह दोबारा वापस नहीं आया। यहाँ तक कि पूरे 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक बाबा, आज तुम जो मेरी सेवा पानी कर रहे थे, वह मुझे सुबह शाम खाना दे जाते। मैं परेशान होती, मगर ना मेरे पति आया ना मेरे बाबा ने मेरी खबर ली। आप तो कैसे खबर ले सकता था? मेरे पापा को कहाँ पता था कि मैं किस जगह पर हूँ और किस हाल में हूँ? दिन गुजरते गए। एक दिन एक औरत उसे बाबा के साथ इस घर में आई और बोली, कितने तुम्हें चेक करने आई हूँ। मैंने कहा क्यों, मुझे कोई बीमारी तो नहीं? बोली कि पागल, शादीशुदा औरत को औलाद के लिए चेक किया जाता है। फिर उसने मुझे अलग करना जान कैसे चेक किया। खुशी से बोली, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा, और बच्चा भी ऐसा कि तुम्हारा पति तुम्हारी शिकायत को खत्म कर देगा। तुम एक आज़ाद औरत बनकर जी होगी। मैं उसे घर कर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरा बच्चा ना हो तो क्या मैं यही कैद रहूंगी? कैद नहीं रहूंगी, खेत छोड़ो। ये कहकर उसने अपना समाज वाला बैग पैक किया और बाहर जान लगी। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की, पर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद के दिन कैसे गुजरे मैं नहीं जानती। 3-4 महीने के बाद मेरे पति ने शक्ल दिखाई। वे बहुत कुछ था। बोले कि माफ कर दो, मैं अपने कारोबारी मतलब माल मामलात में बिजी था, तुम्हारी खबर नहीं ले सका। लेकिन मुझे मेरे नौकर ने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने तुम्हारी तबीयत मालूम करने आया हूँ। मैं अपने पति की तरफ देखकर नफरत से मुक्त करने लगी तो बोला, मुझे नफरत ना करो, मेरी मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। मैंने कहा भले नसीब में होना हो, पर मैं आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति का अंदाज एकदम सख्त हो गया और वह बोले, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा जिंदगी में। इसके अलावा तुम्हारे पास और ही क्या है? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज लेकर आया हूँ और तुम्हें एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने फल और सब्जियां मेरे पास रखते हुए कहा तो मैंने कहा मैं अपने आप पापा के घर ऐश करती थी। पापा की एक लौटी बेटी थी। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे दौलत की खातिर नहीं, आपके बड़े लिखे होने और आप भी खूबसूरत भी देखकर आपसे शादी की थी। मगर मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे शादी करके यहाँ आई, वरना मैं पापा के घर आराम से रह रही होती। मेरा पति मेरी बातें सुनकर बहुत बर हो रहा था। वह बार बार मुझे कह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त था। मैं समझ गई कि मेरा पति प्यार से ही बात बनाता है। फिर मैंने अपना रवैया बदल लिया। मैंने कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, यहाँ पर भला कैसे रहूंगी? मेरा पति मेरी बटन में गया। बोले, ठीक है, मैं कल ही तुम्हें यहाँ आकर ले जाऊंगा। मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। वह मुझे यहाँ
वहाँ से ले गया। उसने मुझे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। पापा भी मुझे मिलने आए, पर एक सवाल मेरे दिमाग में ही राहत की आके मेरे पति ने मुझे वहाँ खेत क्यों कर रखा था, फिर मेरे साथ उनका रवैया कैसे बदला। पर इन सब सवालों का सोने के लिए वक्त चाहिए था जो मुझे मिलता नहीं था। पापा कहते कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे पति बादल जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ उसने घर में जश्न मानना शुरू कर दिया, मुझे बहुत महंगा जोड़ा लाकर दिया और बोला अब तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा कि तुमने बेटे पैदा कर दिया है, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा आप होश में दो है, हमारी शादी हो चुकी है। बोले कि भला शादी हो गई हो, पर अब जो शादी का जश्न मनाऊंगा वह नहीं तुम्हारे गाँव वाले ना कभी देखा होगा ना और कभी तुम्हारे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने। फिर मेरे पति ने अपनी बात को पूरा किया। उसने मुझे लालसुख और महंगा जोड़ा पहने कर दोबारा से दुल्हन बनाया और फिर ऐसा जश्न मनाया कि मैं वाकई हैरान रह गई। 15 दिन तक हमारे घर में जश्न रहा। मेरे बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार निछावर किया गया। मेरे पापा बहुत ज्यादा हैरान थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। औलाद तो ऊपर वाला हर एक को देता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के लिए औलाद इतना बड़ा तोहफा होगा और वो उसके लिए इतना कुछ भी होगा। मैंने एक बेटे को पैदा किया, बस उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया था। पर मैं अपने पति से एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मुझे 4 महीने संगीत, इसकी क्या वजह थी, और अगर मेरा बच्चा पैदा ना होता तो तब क्या होता। मैंने अपने पति से इस सवाल का जवाब बहुत बार मांगा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं अपने कामवाली से बातें कर रही थी कि मेरे पति आ गए। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुई और कामवाली के चेहरे का रंग बदल गया। वो डर गई और फौरन वहां से भाग गई। मेरे पति ने भी गुस्से से कहा कि इन कामवाली उसे दूर रहा करो, इसे बातचीत ना किया करो। उसे वक्त मुझे शक हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या है जिसमें मेरा पति हमेशा चुकता राहत है। तब मैंने कामवाली को पैसे का लालच दिया। बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुझे जो सच बताया, मेरे दिल चाहता है कि अगर बात मेरी कामवाली की जान की ना हो तो मैं अपने पति को छोड़ डन खाने लगी कि आपको मैंने ये राज बता दिया। मैंने कहा कि आपने मुझमें पर एहसान किया है, पर यह जन कि आप जैसे इसे इस बात की नाराजगी जताएंगी उसने मालूम हो जाएगा कि आपको ये बात मैंने बताई और यह हकीकत है कि इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। दरअसल मेरे पति ने 2 शादियां पहले भी की थी। वो पाव है औलाद ना दे सकी तो उसने जबरदस्ती तलाक लेकर उन्हें अपने नौकर से ब्याह दिया और इस घर में कैद कर दिया। वह बेचारी अपनी जिंदगी से टांग है मरना चाहती है। उनके घर वालों को भी उनके बड़े में नहीं पता औलाद ना पैदा करने की सजा मिली है, ना उसको मेरे पति में था। भगवान जान क्या नुक्सा मेरे साथ, उसे औलाद कैसे हुई यह भी मैं नहीं जानती थी। शायद मेरी प्रार्थना से हुई या फिर इस वर्ष का चमत्कार में दिखाए, वरना अगर मेरे पति को औलाद ना होती तो वह अपना इलाज करने की बजाय मेरी शादी भी किसी नौकर से करवा देता और खुद दूसरी शादी कर ले। तो उसे लगता था जैसे वह सबकी सेवा कर रहा है, अपने नौकरों को कुछ कर रहा है और अपने माँ बाप को भी, पर वे उन लड़कियों के बड़े में नहीं सोचता था जिनकी जिंदगियां को वो बर्बाद कर रहा था। ये मेरे पति का बहुत बड़ा राज है जो अगर मैं अपने पापा को बता दूं तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर कामवाली का नाम आएगा तो उसकी भी जान चली जाएगी। और फिर मैं सोचती हूँ अभी तो मेरा बेटा भी हो गया है, मैं अपने पति के इस राज को खोल करके ही करूँगी। आपका क्या ख्याल है, मुझे अपने पति की बात लोगों को बतानी चाहिए या फिर इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।